नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य से क्या कुछ है खास आपको बताएंगे। संपूर्ण भारत देखते रहिए। वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पीएम मोदी ने हाल ही में राहुल गांधी के दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जिन लोगों के अपने होश ठिकाने नहीं, वो मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी बता रहे हैं। और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा, वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के हर दलित, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि देश में जाति के नाम पर भड़काने वाले ही दलित वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। जाति के नाम पर सियासत करने वाले सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। जब पीएम मोदी ने वाराणसी में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने यूपी को बीमारू राज्य बना दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने यूपी की दिशा और दशा में तेजी से बदलाव किया है। ने भी मोदी की गारंटी है, हर लाभार्थी को 100% लाभ। मोदी लाभार्थियों के सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी
आर्थिक महाशक्ति बनेगा। संत रविदास जी की जन्मस्थली से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का भी यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं इन सारी परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, काशी और पूर्वांचल में कुछ भी अच्छा होता है तो मुझे आनंद होना बहुत स्वाभाविक है। आज बड़ी संख्या में मेरे नौजवान साथी भी आए हैं। कल रात को मैं सड़क के रास्ते बाबतपुर से BLW गेस्ट हाउस आया हूं। कुछ महीने पहले जब मैं बनारस आया था तो फुलवरिया फ्लाईओवर का लोकार्पण करके गया था। बनारस में ये फ्लाईओवर इतना बड़ा वरदान बना है, ये साफ दिखाई देता है। पहले अगर किसी को BLW से बाबतपुर जाना होता था तो लगभग 2-3 घंटा पहले घर से निकल जाते थे। पहले मंडुवाड़ी पर जाम, फिर महमूदगंज पर जाम, कैंट पर जाम, चौका घाट पर जाम, नदेसर पर जाम, यानी जितना समय फ्लाइट से दिल्ली जाने में नहीं लगता था उससे ज्यादा फ्लाइट पकड़ने में लग जाता था। लेकिन एक फ्लाईओवर ने ये समय आधा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। रोड शो के दौरान नजारा बेहद खास रहा। बनारस के लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी काशी को कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी रोपवे का निरीक्षण करते समय वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट का उपयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे में सबसे पहले संत गुरु रविदास मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया और पूजा अर्चना भी करी। तो वहीं इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, संत रविदास ने वंचितों के लिए अद्वितीय काम किए हैं। आप लोगों के परिश्रम से आज काशी को नित्य नूतन बनाने का अभियान लगातार जारी है। आज भी यहां 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ये प्रोजेक्ट काशी के साथ साथ पूर्वांचल के, पूर्वी भारत के विकास को गति देंगे। इसमें रेल, रोड, एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इसमें पशुपालन, उद्योग, स्पोर्ट्स, कौशल विकास, इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट हैं। इसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आध्यात्म, पर्यटन, LPG गैस, अनेक क्षेत्रों से जुड़े। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपी के महाराजगंज में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 1,000 करोड़ के 101 करोड़ रुपए के ऋण की बड़ी सौगात लाभार्थियों को दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि 2027 तक भारत दुनिया के 3 अग्रणी देशों में शामिल हो जाए। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ निजी होटल में बैठक करी और बीजेपी के पक्ष में आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ रहे हैं और अब चुनावी गठबंधन होने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे।
गोरखपुर में समाजवादी पार्टी नेता विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई करी। बताया जा रहा है कि ये रेड बैंक लोन घोटाला केस में की गई है। विनय शंकर तिवारी की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस की ओर से बैंक के कंसोर्टियम में के 754 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। गोरखपुर के अलावा सपा नेता के दिल्ली, लखनऊ समेत कई ठिकानों पर रेड डाली गई। उनके निवास पर अर्धसैनिक बलों के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम भी पहुंची रही। आपको बता दें, विनय शंकर तिवारी पूर्वांचल के कद्दावर नेता रहे हैं, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। इस रेड की कार्रवाई में उनके भाई से भी पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई तिवारी उनके आवास पर चल रही है। तिवारी होते के उनके आवास पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। लखनऊ और प्रयागराज में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। ARO पेपर लीक मामले को लेकर भी छात्रों में काफी गुस्सा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी पेपर लीक की CBI जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संदेश खाली विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल का दौरा करते नजर आएंगे। पीएम मोदी 2 दिनों के बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़िताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान 1 मार्च को वो आराम बाग में मौजूद रहेंगे। यहां वो आधिकारिक कार्यक्रम और सार्वजनिक बैठक करेंगे। इसके बाद 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी कृष्णानगर पहुंचेंगे। 2 दिन के दौरे में पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़िताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर सियासत जारी है। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी महिला सांसद लोकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और महिला कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। पुलिस ने भोजेर हट में उन्हें हिरासत में लेने के बाद लाल बाजार में रिहा कर दिया। पुलिस ने 144 का हवाला देते हुए इन महिला नेताओं को वहां जाने से रोक दिया। इससे पहले गुस्साए स्थानीय लोगों ने इलाके में महिलाओं के यौन शोषण और जबरन जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेताओं की संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। लाठी डंडों से लैस होकर प्रदर्शनकारियों ने संदेश खाली के बेल माजूर इलाके में एक मछली पकड़ने के यार्ड के पास छप्पर वाली संरचनाओं को आग लगा दी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके भाई सिराज के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार फिर से हिंसा के बीच संदेश खाली पहुंचे। राजीव कुमार ने कहा, पुलिस संदेश खाली में हर व्यक्ति की शिकायत सुनेगी और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। डीजीपी इससे पहले भी संदेश खाली गए थे और उत्तर 24 परगना जिले के अशांत क्षेत्रों की स्थिति का आकलन करने के लिए रात भर वहां रुके थे। उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार करने में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। আপনারা যে আমরা সবাই যারা আছি আমাদেরকে রুল অফ ল এস্টাবলিশ করতে হবে। রুল অফ ল মানে এটা নেই কি আমার প্রতি অন্যায় হয়েছে তাহলে আমি অন্য লোকের প্রতি অন্যায় করতে পারি। ওটা যেটা আছে পদ্ধতি হিসাবে আছে আর আমরা খুব সব জায়গায় করাচ্ছি। বলকি কিছু কিছু লোক যেটা চায় না কি মানুষের তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হয়। আপনারা संदेश खाली पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने टीएमसी की सरकार पर हमला करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में पावन बंग भूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से टूटी हुई है और छलनी हो रही है। दुख की बात है कि वहां की सरकार असंवेदनशील है। वहां की सरकार ने 144 लागू कर दी, मीडिया को धमकाया और FIR दर्ज की जा रही है। कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब
वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा है, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और राशन घोटाले में शाहजहां शेख को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें ईडी ने शाहजहां को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के मुताबिक कल दोपहर शाहजहां शेख के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। इसके साथ ही ईडी ने समन इग्नोर करने की शिकायत भी की है। तो वहीं शाहजहां शेख अब भी फरार है। लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन को लेकर एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गठबंधन के बड़े घटक दल कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर गतिरोध दूर हो चुका है और अब कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC से नए सिरे से बात शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की 42 सीटों में से 37 सीटों पर TMC और 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। इस बारे में कांग्रेस की तरफ से TMC से बात की जा रही है। सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब CBI ने नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी CM केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना ही चाहती है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता भावना सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय से खास बातचीत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब CBI द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। बात करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। गोपाल जी, आप लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब CBI द्वारा गिरफ्तार किया जाए। देखिए, जिस तरह से कल से जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल होने का जो बातचीत का सिलसिला था वो अंतिम दौर में पहुंचा है, उसके बाद से ये कई जगह से खबरें आ रही हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी चूँकि ईडी कोर्ट में जा चुकी है और उसकी तारीख 16 अभी पड़ी है, 16 मार्च है, तो ऐसे में वो इस तरह का एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अब चूँकि आम आदमी पार्टी गठबंधन में जा रही है, इसलिए इनको किसी तरह से रोका जाए और उसके लिए गिरफ्तारी के लिए अब ईडी की जगह CBI को आगे करने की खबर आ रही है। भाजपा का लगातार ये भी कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, कोई भी साक्ष्य नहीं है। पहले भी इस तरीके के आरोप भाजपा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एकदम ऐसा ही कह रही है। चंडीगढ़ में भी निराधार ही आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि कौन निराधार कर रहा था और कौन सही में बेईमानी कर रहा था, कौन षड्यंत्र किया था चंडीगढ़ में, अभी छुपा तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सब सच सामने आ चुका है। ये भी बिना सबूत नहीं कोई किसी के पास था कि CBI जो है वो सत्यपाल मलिक जी के यहाँ छापे मारेगी, कल छापे पड़े हैं। ये भी किसी के पास सबूत नहीं था कि यहाँ से लेकर पंजाब तक पूरी सड़क पर जो है दीवार खड़ी कर दी जाएगी, कीलें बिछा दी जाएंगी, इसका भी किसी के पास सबूत नहीं था, लेकिन कीलें बिछी हैं। किसान एक शहीद हो गया उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी का भय जिस तरह से दिख रहा है चारों तरफ कि कोई ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है जो उसे चुनाव हराने की तरफ जा रही है। गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन में देखा जाए तो सीट्स को लेकर तो सहमति बनती भी नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। कैंडिडेट्स के नाम कब तक डिक्लेयर होने? अभी चीज़ें वार्ता फाइनल दौर में है, जल्द ही इसका अनाउंसमेंट ऑफिशियली किया जाएगा। अगर भाजपा द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से CBI का नोटिस देकर गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी की आगे की किस तरीके की रणनीति? देखिए, भाजपा से हमने पहले भी हर तरह से मुकाबला किया है और आगे भी मुकाबला करें। से बात करने थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका यही कहना है कि भाजपा से पहले भी मुकाबला किया है और आगे भी करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका में हिट एंड रन मामले में 69 साल के एक व्यक्ति अरुण कुमार की वेंकटेश्वर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी पीड़िता 5 साल की बच्ची श्रद्धा गोस्वामी का इलाज चल रहा है। हादसा द्वारका सेक्टर 17 के CNG पेट्रोल पंप के पास हुआ। 21 फरवरी को थाना द्वारका नॉर्थ में मामला दर्ज किया गया। आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस को रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। दिल्ली पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रेस्टोरेंट मालिक की जिस दिन हत्या हुई उस दिन रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने आया था युवक। गणराज्य के विदेश मंत्री जॉन लेपावस्की भारत दौरे पर आए। दिल्ली पहुंचने पर चेक गणराज्य के विदेश मंत्री का
एस जयशंकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया, तो वहीं दोनों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर और मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। किसान आंदोलन को 2 दिन का विराम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों की झड़प हुई, जिसमें बठिंडा के 21 साल के किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई और 12 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर भी मिली है। इसको लेकर किसानों में काफी गुस्सा देखने को मिला। किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार लोगों और किसानों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਬੰਬ ਦੁਨਾਲੀ ਦੇ ਪੈਲੇਟਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਪਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी किसानों के साथ 21 फरवरी को हुई घटना पर दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तरफ से की गई फायरिंग में मारे गए शुभकरण की मौत को दुखद घटना बताया। सुनील जाखड़ ने दोनों पक्षों को बैठकर इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान शुभकरण के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। इस बजट में किसान, जवान और राज्य पर ज्यादा फोकस नजर आया। सदन में सीएम मनोहर लाल ने विकास पर जोर देते हुए बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,267.77 करोड़ आवंटित किए हैं और किसानों के कर्ज का ब्याज और पेनल्टी माफ करने का भी ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा के 2024-25 के बजट में क्या कुछ खास रहा। इसमें ज्यादातर किसान और जवान पर फोकस नजर आया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक करते हुए फीडबैक लिया। भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को लेकर 26 फरवरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर फैसला होगा। खबरों की माने तो उत्तराखंड में कुछ सांसदों की टिकट इस बार कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, इन 4 जगहों पर नए चेहरे चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी की उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को होनी है, जिसमें राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के चेहरों पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से कमर कस ली है। 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पे मुहर लगनी संभव है। जहां तक की अगर बात करें, चूंकि बीजेपी पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से कर रही है, जगह जगह जो पन्ना प्रमुख हैं या ब्लॉक पोलिंग बूथ है वहां पे अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली गई है। 26 तारीख को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अगर बात करें वहीं कांग्रेस की, तो अभी तक कांग्रेस में लगातार मंथन ही केवल चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आ पाई है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 26 तारीख के बाद लोकसभा के 5 सीटों की जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया, देहरादून।
हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने एक एनजीओ की भूमिका का खुलासा किया, साथ ही एनजीओ को नोटिस भी जारी किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा की पुलिस कई दिनों से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक युवक को पैसे बांटते देखा जा सकता है। उसकी पहचान हो गई है। पुलिस ने खुलासा किया कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में एक एनजीओ की भूमिका सामने आई है। वीडियो में पैसे बांटने वाला युवक किसी एनजीओ में जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया और लोगों से एनजीओ को दान नहीं देने का आग्रह भी किया है। योग महोत्सव का आयोजन इस बार 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जाएगा। इसमें प्रख्यात योगाचार्य की ओर से प्रशिक्षण देने के साथ साथ बरसाने के फूलों की होली, प्रस्तुतिकरण और उच्च स्तरीय कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी। उन्होंने कहा इस बार योग महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे। साथ ही 7 लोगों को करो योग रहो निरोग के विषय पर भी बताया जाएगा। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद फिर हम लोग 4 धाम की तैयारियाँ करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद भर्ती कराया गया था। 21 फरवरी को 86 साल के मनोहर जोशी की तबीयत नासाज होने लगी तो परिजन उन्हें लेकर तुरंत हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे। आईसीयू में डॉक्टरों की एक टीम उनके स्वास्थ्य पर कड़ी निगाह बनाए हुए थी और शुक्रवार तड़के 3:02 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वागत है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी के निधन पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जाहिर किया है और कहा कि मनोहर जोशी का सामाजिक जीवन अनुकरणीय रहा है। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मनोहर जोशी का एक पुराना किस्सा सुनाते हुए फडणवीस ने बताया, जब मैं नागपुर शहर का महापौर हुआ करता था तब एक बार नागपुर अधिवेशन के लिए मनोहर जोशी हमारे शहर आए थे। तो इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मनोहर जोशी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उनको याद किया। असम के कछार में पुलिस और असम राइफल्स ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 39 ग्राम ब्राउन शुगर और एक ऑटो भी जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जब्त ब्राउन शुगर की कुल कीमत 27.30 लाख रुपए बताई जा रही है और मामले में पुलिस की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा गांव में कथित तौर पर पुलिस मुखबिरी के संदेह में नक्सलियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी। मृतकों की पहचान दुल्लेड़ गांव निवासी सोड़ी हुंगा और माड़वी नंदा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि नक्सलियों की पामेड़ एरिया कमेटी ने हत्याओं की जिम्मेदारी ली है। 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा जिले के सुकमा बीजापुर सीमा पर स्थित नक्सल प्रभावित सिलगेर गांव का दौरा किया। ये राज्य के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक बताया जाता है। डिप्टी सीएम का दौरा 30 जनवरी को सिलगेर गांव के पास हाल ही में हुए नक्सली हमले के बाद हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 14 अन्य लोग घायल हो गए। पटना में सेवा स्थायी करने और वेतनमान बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल के सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। कोतवाली पुलिस थाना ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया। सड़क पर ट्रैफिक गुजरने में समस्या आ रही थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस को ग्राम सेवक दल के सदस्यों पर सड़क साफ करने और यातायात को सुचारू चलाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस की लाठीचार्ज में कई ग्राम सेवक घायल हुए हैं। इस दौरान हाथापाई और भागम भाग की स्थिति भी पैदा हुई। महिला प्रदर्शनकारी भी बेहोश हो गईं, जिसे पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में रोहतांग में 3 फीट, नारकंडा, कुफरी, रोहड़ू,
चौपाल और मनाली में आधे फीट से ज़्यादा बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी में जहां सैलानियों का जमावड़ा लगा रहा तो वहीं आम जनजीवन अस्त व्यस्त बताया गया। हिमाचल में कई सड़कें ताज़ा स्नोफॉल के कारण बंद हैं। बंद सड़कों को खोलने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो संपूर्ण भारत में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।